हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में। इससे पहले हम सिग्नलिंग काफ़ी सारी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सारी सिग्नलिंग हमने कवर कर ली है, लाइक GPCR, RTK, रेस MEPK, हेडजॉक सिग्नलिंग, विंड सिग्नलिंग, नॉच डेल्टा सिग्नलिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे, जैक स्टेट पाथवे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से। देखिए, हम सबको पता है रिसेप्टर्स जो होते हैं वो विद इन द सेल भी हो सकते हैं, ठीक है, और बाहर भी हो सकते हैं, मीन्स सेल सरफेस रिसेप्टर भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें रिसेप्टर्स की, तो अगर हमारे रिसेप्टर्स अब अगर विद इन द सेल हैं, देखिए इंट्रासेलुलर मीन्स विद इन द सेल, इंट्रा मीन्स विद इन, क्योंकि रिसेप्टर इंट्रा का मतलब ही होता है विद इन। तो रिसेप्टर अगर विद इन द सेल है तो कहाँ होगा? या तो साइटोसोल में प्रेजेंट होगा या फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा रिसेप्टर, ठीक है। तो पहले हम रिसेप्टर को समझते हैं। तो रिसेप्टर अगर आप देखना चाहें तो ये रिसेप्टर का फिगर दिया हुआ है। देखिए, ये रिसेप्टर है, इसमें एक आपके एन टर्मिनल पर, ये आपका एन टर्मिनल है, यहाँ पर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन। ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन। बेसिकली ये रेगुलेटरी डोमेन होता है, ठीक है। क्या होता है? रेगुलेटरी डोमेन। नेक्स्ट, ये जो सेंट्रल कोर में दिया हुआ है ये है DNA बाइंडिंग डोमेन। एंड C टर्मिनल पर आपके क्या प्रेजेंट है? एक है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, और दूसरी चीज है एक इनहिबिटरी प्रोटीन। इनहिबिटरी प्रोटीन यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, लाइक हीट शॉक प्रोटीन हो सकती है या फिर चेपरॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। दोबारा समझिए, एन टर्मिनल पर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन है जो कि रेगुलेटरी डोमेन होता है बेसिकली। सेंट्रल कोर में DNA बाइंडिंग डोमेन है एंड C टर्मिनल पर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, एज वेल एज इनहिबिटरी प्रोटीन है जो कि कुछ भी हो सकती है, या तो आपके हीट शॉक प्रोटीन्स हो सकती हैं या फिर चेपरॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये इनएक्टिव है रिसेप्टर। रिसेप्टर इनएक्टिव है, व्हाट डज इट मीन? कि अभी तक कोई भी लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन पर लाइगेंड आके बाइंड नहीं हुआ है। इनएक्टिव रिसेप्टर का मीन्स है कि रिसेप्टर एक्टिव नहीं है। रिसेप्टर एक्टिव तब होगा जब कोई लाइगेंड आके उससे बाइंड करेगा, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पर हमें समझनी है कि जो ये रिसेप्टर है वो इनएक्टिव कन्फर्मेशन में है बाय इनहिबिटरी प्रोटीन्स। इनहिबिटरी प्रोटीन्स बाइंड है, जिसकी वजह से रिसेप्टर क्या है? इनहिबिटरी इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए, जब रिसेप्टर एक्टिव होगा, अगर आप ये नीचे वाला डायग्राम देखेंगे तो ये क्या है? रिसेप्टर एक्टिव हो गया है। यहाँ क्या लिख रहा है? एक्टिव रिसेप्टर। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि लाइगेंड आ गया है और लाइगेंड ने बाइंडिंग कर दी है। जैसे ही लाइगेंड आएगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो ये इनहिबिटरी प्रोटीन है, अगर अब आप इस रिसेप्टर को देखें तो यहाँ से इनहिबिटरी प्रोटीन निकल गई है, ठीक है। तो इनहिबिटरी प्रोटीन क्या होती है? निकल जाती है। इनहिबिटरी प्रोटीन डिसोसिएट हो जाती है रिसेप्टर से, जिसकी वजह से क्या होता है? रिसेप्टर अपना काम कर सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। क्या हुआ? लाइगेंड जैसे ही बाइंड हुआ, लाइगेंड में रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज हुए, जिसकी वजह से इनहिबिटरी प्रोटीन जो है डिसोसिएट हो गई C टर्मिनल के रिसेप्टर के C टर्मिनल से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एक चीज़ और। अब अगर हम ये देखें, ध्यान से देखिए, अगर हमारा जो ये लाइगेंड है, ये लाइगेंड क्या होगा? हमारा हाइड्रोफोबिक होगा। देखिए, हाइड्रोफोबिक क्यों होगा? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? हमारी लिपिड बाइलेयर है, और क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो लाइगेंड है उसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो इसीलिए हमारा लाइगेंड क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। इट मीन्स दैट लिपोफिलिक होगा, स्मॉल साइज का होगा। आई होप आपको इतना पार्ट तो क्लियर हुआ होगा। अब एक बात और ध्यान से समझिए, जो हमारा ये रिसेप्टर होता है, ये अगर या तो साइटोसोल में प्रेजेंट हो सकता है या फिर हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकता है। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस। तो रिसेप्टर हमारे या तो साइटोसोल में प्रेजेंट हो सकता है या फिर न्यूक्लियस में। अगर रिसेप्टर हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो क्या होगा? रिसेप्टर पे जैसे ही लाइगेंड, देखिए जैसे ही लाइगेंड आके ये बाइंड किया रिसेप्टर पे,
जैसे ही लाइगेंड आके बाइंड करता है रिसेप्टर पर, तो दो मीन्स जैसे ये रिसेप्टर है आपका, ठीक है, तो एक और दो बाइंडिंग होती है, मीन्स दो रिसेप्टर बाइंड होते हैं, हेट्रोडाइमर बनता है। क्या बनता है? हेट्रोडाइमर। अगर रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है तो क्या बनेगा? हेट्रोडाइमर। और फिर ये रिसेप्टर कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में। फिर ये रिसेप्टर ट्रांसलोकेट होगा न्यूक्लियस में। मैंने क्या कहा? अगर आपका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है तो रिसेप्टर और लाइगेंड आके बाइंड करा। लाइगेंड किसका स्पेसिफिक है? साइटोप्लाज्म के लिए स्पेसिफिक है। और रिसेप्टर आपका साइटोप्लाज्म में है तो रिसेप्टर से लाइगेंड बाइंड करेगा, मींस लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से लाइगेंड बाइंड करेगा और हेट्रोडाइमर बनेगा। अगर रिसेप्टर मोनोमेरिक है तो वो इनएक्टिव रहता है। मोनोमेरिक फॉर्म में क्या रहता है? इनएक्टिव। अगर वो डाइमेरिक हो जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है। डाइमेरिक क्या हो जाता है? एक्टिव। ठीक है, आइदर इट इज होमोडाइमेरिक और हेट्रोडाइमेरिक। तो अगर साइटोप्लाज्म में है तो हेट्रोडाइमर बनेगा, ठीक है, रिसेप्टर एक्टिव होगा और कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में जाने के बाद क्या करता है? वो बाइंड करता है किससे? डीएनए सीक्वेंस से। ये आपका देखिए दिखा रखा है, ये डीएनए सीक्वेंस है। अब रिसेप्टर जो है, जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, वो डीएनए से बाइंड करेगा और जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज। अगर रिसेप्टर हमारा न्यूक्लियस में है तो होमोडाइमर बनता है। मैंने क्या कहा? देखिए ये पॉइंट हम लिख भी लेते हैं। अगर रिसेप्टर हमारा न्यूक्लियस में है तो क्या बनेगा हमारा? होमोडाइमर। और अगर रिसेप्टर हमारा कहाँ है? साइटोप्लाज्म में, तो क्या बनेगा? हेट्रोडाइमर। ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म में है तो क्या होगा? ये मूव करेगा न्यूक्लियस में, ठीक है, और डीएनए से बाइंड करेगा। जब ये डीएनए से बाइंड कर, डीएनए बाइंडिंग डोमेन डीएनए से बाइंड करेगा। अब जैसे ही बाइंडिंग होगी तो टारगेट जीन्स का क्या होगा? टारगेट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर आप फिगर देखें एक्टिव रिसेप्टर में तो क्या है? डीएनए बाइंडिंग डोमेन से, डीएनए बाइंडिंग डोमेन डीएनए से बाइंड कर गया है, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन है, ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है जिसने लाइगेंड ने बाइंडिंग की हुई है। यहाँ पर एक दिया हुआ है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। बेसिकली ये क्या होता है? द डीएनए सीक्वेंस टू विच द रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स बाइंड्स इज अ प्रोमोटर रीजन ऑफ द टारगेट जीन। ठीक है, हार्मोन के केस में हम इसे हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट बोलते हैं। वो डीएनए सीक्वेंस जिससे रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है, टारगेट जीन का प्रोमोटर रीजन होता है। ये हमारी टारगेट जीन है पूरी, ठीक है, ये टारगेट जीन है, ये दिखा रखा है, ये टारगेट जीन है। टारगेट जीन के प्रोमोटर रीजन पर डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस बेसिकली प्रोमोटर रीजन क्या है? डीएनए सीक्वेंस है। डीएनए सीक्वेंस पर रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, ठीक है, ये पूरा जो इनएक्टिव रिसेप्टर था अब एक्टिव हो गया, ये एक्टिव रिसेप्टर पूरा बाइंड करेगा। और हार्मोन के केस में हम इसे क्या बोलते हैं? हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और जैसे ही ये पूरा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मीन्स रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, वैसे ही क्या होगा? जीन का एक्सप्रेशन होगा, टारगेट प्रोटीन्स आने लगेंगी, जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। ये डिपेंड करता है कि आइदर ये साइटोसोल में है या फिर न्यूक्लियस में। अगर साइटोप्लाज्म में है तो क्या होता है कि हेट्रोडाइमर बनता है, फिर ये न्यूक्लियस में जाता है और जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। अगर ये ऑलरेडी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के लिए ही लाइगेंड आया है, लाइगेंड अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर न्यूक्लियस में ही रिसेप्टर प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के लिए ही लाइगेंड आया है तो क्या होता है? वहीं पर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसलेशन, और हमें पता है ट्रांसलेशन कहाँ होता है? हमारा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, चलिए अब हम लाइगेंड्स देखते हैं। देखिए न्यूक्लियर के लिए लाइगेंड्स होते हैं T3 T4, थायरोक्सिन होता है न्यूक्लियर के लिए, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। T3 T4 क्या है? हमारे थायरोक्सिन है। न्यूक्लियर के लिए रिसेप्टर, न्यूक्लियर के लिए ये लाइगेंड्स हैं। न्यूक्लियर टाइप 2, इन्हें क्या बोलते हैं? टाइप 2 रिसेप्टर। जबकि साइटोसोलिक जो रिसेप्टर होते हैं हम बोलते हैं टाइप 1 रिसेप्टर। ठीक है, साइटोसोलिक के लिए लाइगेंड्स क्या क्या हैं? ध्यान से देखिए, गोनाड्रल हार्मोन, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, विटामिन ए एंड विटामिन डी, ये चारों जो हैं आपके साइटोसोलिक लाइगेंड्स हैं। जबकि T3 और T4 जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूक्लियर लाइगेंड्स हैं। मीन्स न्यूक्लियस में ये जाके बाइंडिंग, मीन्स रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और वहाँ पर ये जाएंगे लाइगेंड्स और वहाँ पर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से बाइंड करेंगे।
अगर आपको कोई दिक्कत हो या कुछ पार्ट समझ ना आया हो तो आप मुझे gyanvarsha@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। वैसे अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आता एक बार दोबारा देखिएगा, पूरा वीडियो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।